हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल में पूछे गए इलेक्शन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। आज हमारा पार्ट सेकेंड है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने उसको नहीं देखा हो उस वीडियो को जरूर देखे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी आपूर्ति के लिए यदि एसी ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है तो क्या होगा। आपको बताना है डीसी आपूर्ति के लिए यदि एसी ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, प्रेरणिक प्रतिघात की अनुपस्थिति में अधिक धारा खींचेगा। प्रेरणिक प्रतिघात की अनुपस्थिति होगी जिससे कि वो अधिक धारा खींचेगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। 3 फेज शुद्ध प्रतिरोधक भार लोड में शक्ति होती है। आपको बताना है 3 फेज शुद्ध प्रतिरोधक भार में शक्ति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, पी बराबर होता है √3 इंटू वी एल इंटू आई एल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। श्रेणी प्रकाश व्यवस्था सीरीज लाइटिंग हेतु 240 वोल्टेज आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्टेज बल्ब की आवश्यकता होगी। आपको बताना है श्रेणी प्रकाश व्यवस्था में 240 वोल्टेज आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्टेज की बल्ब की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 40 बल्ब की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें 40 बल्ब की आवश्यकता होगी क्योंकि 240/6 बराबर 40 बल्ब। 40 बल्ब की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। विच टाइप ऑफ कन्वर्टर कैन वर्क एज ए डीसी मोटर, एसी मोटर, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। आपको बताना है वह कौन सा कन्वर्टर है जो कि डीसी मोटर, एसी मोटर, कन्वर्टर एम इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4, रोटेटरी कन्वर्टर। रोटेटरी कन्वर्टर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। जब उपकरण का धातु पिंड भू संपर्क में रखा जाता है तो यह उपकरण को किससे संरक्षण करता है। आपको बताना है जब उपकरण का धातु पिंड भू संपर्क या अर्थ में रखा जाता है तो यह उपकरण किसका संरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा लीकेज करंट। यह लीकेज करंट या क्षण धारा से हमें बचाव करता है। ऑप्शन 3 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का एक उदाहरण है। आपको बताना है निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, वाट मीटर, वाट मापी जो कि द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान लगभग होता है। आपको बताना है गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ध्यान रखना है गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट का तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। BIS के नियमों के अनुसार सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई रखी जानी चाहिए। आपको बताना है BIS के नियमों के अनुसार सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई कितनी रखी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 1, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कम से कम रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। वी वक्र को कर्षित करने के लिए तुल्यकालिक मोटर की किन मात्राओं का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है वी वक्र को कर्षित करने के लिए तुल्यकालिक मोटर की किन मात्राओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कि एग्जाम में पूछा गया था। आकृति में एकल कला प्रवर्तक विधि दर्शाई गई है। तो आपको बताना है यह कौन सी कला विधि है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, यह विभक्त कला विधि दर्शाई गई है। आपको ध्यान रखना है विभक्त कला प्रवर्तक विधि दर्शाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में दिया गया था। 415 वोल्टेज 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम थंबल के रूप में पूर्ण भार धारा के रूप में ली जा सकती है। आपको बताना है 415 वोल्टेज की और 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम के रूप में पूर्ण धारा के कितने रूप में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर 1.5 गुना। HP रेटिंग का 1.5 गुना के रूप में वह धारा लेती है। अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु उत्पादन केंद्र प्रक्रिया न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन प्रोसेस में पहले चरण में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है परमाणु उत्पादन केंद्र की प्रक्रिया न्यूक्लियर जनरेटिंग में स्टेशन प्रोसेस में पहले चरण में क्या उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, विखंडन। विखंडन का इसमें प्रयोग किया जाता है। विखंडन विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवर्तिक या यूनिवर्सल मोटर का एक लाभ है। आपको बताना है वह कौन यूनिवर्सल मोटर का एक लाभ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, समायोजित गति से चलते हैं। यह एक समान गति से यूनिवर्सल मोटर जो कि स्थिर गति या नियत गति से चलती है, समायोजित गति से चलती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में
उभय धारा मोटर की क्षमता होती है? आपको बताना है इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में उभय धारा मोटर की क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 2200 HP। 2200 HP का इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, कोरोना प्रभाव को इनमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है? आपको बताना है कोरोना प्रभाव को इनमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR। आपको ध्यान रखना चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR चालक का उपयोग करके हम कोरोना के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकार संधारित्र का एक लाभ है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकार संधारित्र का एक लाभ है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 उच्च तापमान पर ऑपरेशन। उच्च तापमान पर ऑपरेशन होता है, इसका एक ये प्रमुख लाभ होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन कला डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने के लिए सही सूत्र क्या है? आपको बताना तीन कला डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 √3 इंटू VP इंटू IL इंटू cos थीटा इसका राइट सूत्र है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्क में दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? आपको बताना है ये चित्र दर्शाया गया है, ये किस इस उपकरण का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 तार गेज। यह तार गेज है जो कि तार का व्यास या SW मापने के काम आता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से कौन परिवर्ती हानि है? आपको बताना है इनमें से कौन सी परिवर्ती हानि है? तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रहानि। ताम्रहानि जो कि परिवर्ती हानि है, क्योंकि ताम्रहानि भार के चेंज होने पर बदलती रहती है, इसलिए हम परिवर्ती हानि भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब घूर्णी मशीन में तीन कला वितरित कुंडलन पर तीन कला आपूर्ति दी जाती है तो किस प्रकार का चुंबकीय अभिभव उत्पन्न होता है? आपको बताना है जब घूर्णी मशीन में तीन कला वितरित कुंडलन पर तीन कला आपूर्ति दी जाती है तो किस प्रकार का चुंबकीय अभिभव उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 घूर्णित चुंबकीय अभिभव इसमें उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैम्प की दक्षता कितनी होती है? आपको बताना है टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैम्प की दक्षता कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 12 ल्यूमन पर वाट। टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैम्प की दक्षता जो कि 12 ल्यूमन पर वाट होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रणीय गति इनमें से किसे उत्पन्न करती है? आप बताना इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रणीय गति इनमें से किसको उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 चुंबक में चुंबकत्व या चुंबक में चुंबकत्व को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधारित्र एक ध्रुवित संधारित्र है? आपको बताना है इनमें से कौन सा संधारित्र जो कि एक ध्रुवित संधारित्र है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 टेटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र। टेटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र जो कि एक ध्रुवित संधारित्र है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, खेत और पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार, सौर, भूतापीय गर्मी, जैव भार बायोगैस में उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कैसे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि आउटपुट 25 किलोवाट है और हानि 2 किलोवाट है तो एक प्रत्यावर्ती की दक्षता क्या होगी? आपको बताना है यदि आउटपुट 25 किलोवाट है और हानि 2 किलोवाट है तो एक प्रत्यावर्ती की दक्षता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 92.6% इसकी दक्षता होगी, क्योंकि इसकी दक्षता निकालने के लिए 25 में से 2 जाएंगे तो 23/25 इंटू 100, तो इसको हल करेंगे तो 25 चौक 100 23 चौक 92 लगभग 92.60% के लगभग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिस्टेरिसिस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन निम्न में से कौन सा है? आप बताना हिस्टेरिसिस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 एक समान वायु अंतराल के साथ और बिना DC उत्तेजना के साथ एक तुल्यकालिक मोटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना जिससे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। IE के नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में आपूर्ति के आरंभ बिंदु पर वोल्टता से ज्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है IE के नियमों के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में आपूर्ति के आरंभ बिंदु पर वोल्टता से ज्यादा भिन्न नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 10% से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर में यूनिवर्सल मोटर के समान ही गतिभार गुण होते हैं? आपको बताना है वह कौन सी मोटर जिसमें यूनिवर्सल मोटर के समान ही गतिभार गुण होते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 DC श्रेणी कुंडलित मोटर। DC श्रेणी कुंडलित मोटर जो कि यूनिवर्सल मोटर के समान ही गतिभार के गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि सार्वत्रिक मोटर में DC आपूर्ति संभारित है तो वह के रूप में काम करता है? आपको बताना है यदि सार्वत्रिक मोटर में DC आपूर्ति संभारित है तो वह के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 DC श्रेणी कुंडलित मोटर के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट
पैरामीटर्स और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण की आवश्यकता होती है? आपको बताना ट्रांसफार्मर में इक्विपमेंट सर्किट पैरामीटर्स और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए कौन से परीक्षण की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघुपथ परीक्षण या शॉर्ट सर्किट परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग क्या है? आपको बताना स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रिंटर और फैक्स मशीन में। आपको ध्यान रखना है प्रिंटर और फैक्स मशीन में स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है? आपको बताना है अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, लिथियम सेल। लिथियम सेल का उच्चतम जीवन काल होता है, जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर का स्टील टावर। इसमें स्टील टावर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा? आपको बताना है निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध का मान भी घट जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछा गया था, निम्न वोल्टेज लैंप का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना निम्न वोल्टेज का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑटोमोबाइल प्रकाश। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विच पैकेज ट्रांजिस्टर आर जनरली यूज इन मीडियम एंड हाई पावर एम्पलीफायर? आपको बताना है वह कौन सा ट्रांजिस्टर है जो कि मीडियम एम हाई पावर एम्पलीफायर के रूप में यूज में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर का जिसका उपयोग मीडियम एम हाई पावर एम्पलीफायर के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वोल्टा और धारा वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस मान के गुणनफल को क्या कहते हैं? आपको बताना है वोल्टा और धारा के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आभासी शक्ति। इसे हम आभासी शक्ति कहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सावधानी से संबंधित नहीं है? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सामग्री में से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इसे लोह चुंबकित पात्र में संग्रहित करें, यह इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुर्जा डीसी मशीन में यांत्रिक शक्ति के अंतरण का सुगम बनाता है? आपको बताना है कौन सा पुर्जा जो डीसी मशीन में यांत्रिक शक्ति के अंतरण को सुगम बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, शाफ्ट। शाफ्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से किसी डीसी जनरेटर में परिकीर्ण हानि या स्टील लॉस के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यांत्रिक हानि प्लस कोर हानि। यांत्रिक हानि प्लस कोर हानि बराबर स्टील हानि होता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया था, किस पदार्थ में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घट जाएगा? आप बता रहे किस पदार्थ में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, कार्बन। कार्बन में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध का मान घट जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है स्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है स्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 1, ट्रेन के कर्षण। ट्रेन के कर्षण में स्थायी चुंबक डीसी मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तार स्थापन के दौरान निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, किसी भी गेज के भूसंगत तार का उपयोग। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण का क्या नुकसान है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, नियंत्रण उपकरण की लागत अधिक है। नियंत्रण लागत की इसकी अधिक होती है, यही इसका एक नुकसान है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पैसिव हाई पास फिल्टर इज 240 किलो ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड ए सीरीज विद ए कैपेसिटर ऑफ 82 पिकोफेरड। तो आपको बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, तुल्यकालकदर्शी सिंक्रोनोस्कोप का कार्य क्या है? आपको बताना तुल्यकालकदर्शी या सिंक्रोनोस्कोप का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4, दो प्रत्यावर्ती के तुल्यांकन के सटीक क्षण को इंगित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।